तमाम स्टडीज ये भी बता रही हैं कि जो वैक्सीन आप ले रहे हैं, बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो गई है, लेकिन ये इतनी कारगर साबित नहीं होगी ओमिक्रॉन से बचने के लिए, ऐसा भी कहा जा रहा है। और अगर हमें बचना है कोविड के और भी वेरिएंट से, तो एक हमें नई वैक्सीन के तौर पर कुछ लेना चाहिए। कितनी इसमें सच्चाई है और किस तरीके से इसको देखा जाए? जायरा जी नमस्कार। सबसे पहली बात ये समझना आवश्यक है कि वैक्सीन के ऊपर अंदर बाहर कहीं ये लिखा नहीं गया कि वो कोरोना होने से आपको बचाएगी जी। एक होता है ट्रांसमिशन होता है और एक होता है विरुलेंस। कोरोना की वैक्सीन आपको विरुलेंस से बचाती है, मृत्यु से बचाती है, हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती है, ना कि ट्रांसमिशन से। तो मैं बार बार ये ट्वीट करता आ रहा हूँ, मास्क आपको ट्रांसमिशन से बचाता है, वैक्सीन आपको मृत्यु से बचाती है। आपके दर्शकों को ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एक नरेशन बहुत कॉमन होता है कि अगर तू शराब पीता था तेरे को भी कैंसर हुआ, जो बाजू वाला था वो नहीं पीता था उसको भी हुआ, तो इसकी जगह तो पीना ही अच्छा है। क्या मतलब, बिना मास्क वाले को भी हुआ, मास्क वाले को भी हुआ, टीके वाले को भी हुआ, टीके नहीं वाले को भी हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टीका नहीं लगवाते। तो प्लीज इस नरेशन में ना जाइए, स्पष्ट बात को समझिए कि टीका आपसे विरुलेंस, आपके हॉस्पिटलाइजेशन, जिस प्रकार से डेल्टा में लाखों करोड़ों का बिल बना था, हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, टीका उसको बचाता है। पहली बात ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरी चीज, ओमिक्रॉन में अभी शोध हुआ कि जिन लोगों को डेल्टा वायरस हो चुका था उसका प्लाज्मा लिया गया और देखा गया कि वो ओमिक्रॉन से आपको बचाता है क्या। आप में पुरानी प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज हैं, उसने भी आपको नहीं बचाया। इसका मतलब शोध अब इस तरीके से होगा कि कौन सा नया वेरिएंट है, और हमारे पास mRNA प्लेटफॉर्म है, डीएनए प्लेटफॉर्म है, किल्ड वैक्सीन का प्लेटफॉर्म है और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का प्लेटफॉर्म है। तो हमको जिस प्रकार से हम इन्फ्लुएंजा में हर साल स्ट्रेन वाइज जो पर्टिकुलर स्ट्रेन होता है उसमें आप बीमारी, उसके हिसाब से आप अपनी वैक्सीन बनाते हैं, उसी प्रकार से हर साल आप देखिएगा कोरोना की वैक्सीन आएगी, और जो लोग डेटा वाइज हाई रिस्क है उन लोगों को वैक्सीन लगेगी, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उसको वैक्सीन लगेगी। तो अपना बिल्कुल ये जी लग रहा है फिलहाल अभी संपर्क हमारा टूट गया है आपसे। डॉक्टर चंद्रा, आपके पास मैं आना चाहूंगी कि WHO की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आने वाले 6 से 8 हफ्ते में जो 50% पॉपुलेशन है यूरोप की, वो ओमिक्रॉन से संक्रमित हो जाएगी। तो अब उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, काबू किया जाएगा, और ये चीज तय की जाएगी कि भले ही संक्रमण हो जाए लेकिन इतना घातक ना हो। ये बात सच है। अमेरिका में आप देख चुके हैं, ये बहुत ज्यादा फैल चुका है। यूरोप में भी जैसे 50% अनुमान किया है, ये होएगा ही, ये बहुत जल्दी से फैल रहा है। बट जैसे सर मेंशन कर रहे थे कि इसको फैलाने को रोकने के लिए आपको मास्क और जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करनी ही पड़ेंगी। और अब इन्होंने होम आइसोलेशन गाइडलाइंस पे ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि आप 5 डे गाइडलाइंस, अगर आप सिम्टोमेटिक हैं तो 5 डे हाउस में रहें और 5 डे मास्क पहने, बट यू कैन स्टिल कम टू वर्क, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक और आपका स्कूल का डिस्ट्रप्शन हुआ है, किसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है, वो जाते हैं नहीं जाते, स्कूल बंद हो जाते हैं। तो ऐसे आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रंट्स पे, नॉट जस्ट इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, फिजिकली भी। तो इन चीजों को कैसे हैंडल करना पड़ेगा, आपको इसके साथ जीना ही पड़ेगा। द कोविड इज नॉट गोइंग टू गो अवे, माइल्डर होता जा रहा है। ये हमें जैसे इन्फ्लुएंजा, जैसे सर ने मेंशन किया, हर साल वैक्सीन आएगी, आपको इसके साथ रहना ही पड़ेगा। ड्यूरिंग विंटर मंथ ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, और वही आप देख रहे हो पिछले 2-3 साल से यही पैटर्न होता जा रहा है। बट थैंकफुली माइल्डर इन्फेक्शन होता जा रहा है, एंड होपफुली वन डे इट विल जस्ट बिकम एंडेमिक इंस्टेड ऑफ पैंडेमिक। जी बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन है म्यूटेट करेगा, तो अभी भी जैसे आपने भी अभी बताया कि ये माइल्ड होगा, तो जो इसके दूसरे वेरिएंट्स होंगे वो भी माइल्ड ही होंगे। होप यही है। जितनी स्टडीज आई हैं, जेनोमिक सर्वेलेंस है, अभी जितना प्लाज्मा स्टडीज हो रही है फ्रॉम प्रीवियस पेशेंट्स, हालांकि अभी एक रिपोर्ट आई है कि आपका डेल्टा एंड ओमिक्रॉन का स्ट्रेन मिक्स हो गया, उसको डेल्टाक्रॉन नाम दिया इन्होंने। वो कितना घातक है। वायरस तो म्यूटेट करता रहेगा, उसका काम ही यही है, बट होपफुली हमारी इम्यूनिटी जितनी जितनी बढ़ती जाएगी उससे मिल के ये माइल्ड होता जाएगा। दैट्स हाउ इट विल वर्क, और दैट्स हाउ पेंडेमिक्स एक्चुअली पुराने सालों में भी ऐसे ही एंड हुए हैं।
जी बिल्कुल, और यही उम्मीद की जा सकती है आने वाले दिनों में भी ये भी इसी तरीके से खत्म हो जाए और जो पहले की तरह हम लोग जी पाते थे वैसे जी पाए। डॉक्टर भार्गव भी जुड़ गए हमारे साथ इस वक्त। डॉक्टर भार्गव, आपसे अब यही जानना चाहेंगे कि अब जैसे कि हमने पहले देखा कि सोमवार को जो रेट आए थे, जो आंकड़े थे वो कम थे पहले के मुकाबले, लेकिन अचानक से आज एक बार फिर से हमें बढ़ोतरी देखने को मिल गई है। 2 लाख के करीब हो गया है ये आंकड़ा। तो ये अचानक से ये बढ़ोतरी क्यों हुई और ये कम क्यों हुआ था, क्या लग रहा है? जाहिरा जी, बहुत ही विचित्र सी बात है। जब आपकी टेस्टिंग कम हो जाती है तो आंकड़े कम हो जाते हैं, जब टेस्टिंग बढ़ जाती है तो आंकड़े बढ़ जाते हैं। अगर कल आपने आईसीएमआर की गाइडलाइन देखी हो तो उन्होंने कहा सबकी टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट टेस्टिंग और ट्रेसिंग करना बंद कर दीजिए, वही लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करिए जिनको डायबिटीज है, कार्डिक प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है। तो इसके चलते हुए दूसरा कारण ये भी है कि बहुत सारे लोग जाहिरा जी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से पॉजिटिव टेस्ट करते हैं या होम टेस्टिंग से टेस्ट करते हैं। सिम्टम्स उनको जरूर है बट वो घर पे ही रह रहे हैं। जब आंकड़े या नेगेटिव आता है और वो पीसीआर जाके टेस्ट कराते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। तो ये कुछ 2-3 कारण है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं। मैं गुड़गांव में हूँ, आज मेरा 5वां दिन है, 6ठा दिन है मेरा कोविड के बाद। मैं आके हॉस्पिटल में वापस ज्वाइन कर चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ कि नंबर अब कम आ रहे हैं। गुड़गांव में भी जिस प्रकार से 5 तारीख के बाद हालत थी और आज 12 तारीख पे है, पिछले एक हफ्ते में डेफिनेटली कह सकते हैं कि नंबर्स आने कम हो रहे हैं या स्टेबल हो रहे हैं। दिल्ली का भी डेटा यही है, मुंबई का भी डेटा यही है, क्योंकि किसी भी जगह पे आप देखें कि 3 हफ्ते तक पीक रहती थी, वो साउथ अफ्रीका हो या इंग्लैंड हो, 2 से 3 हफ्ते बढ़ता है और उसके बाद वो नीचे आने लगता है। एक विचित्र बात जो हम दिल्ली में बैठ के अमेरिका की बात करते हैं कि आज भी 10 लाख केसेस क्यों आ रहे हैं? क्या ये ज्यादा टेस्टिंग की वजह से है? क्या वो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं? ये कौन से लोग हैं? क्योंकि हम हिंदुस्तान में लोगों को पॉजिटिव होने के बाद भी हॉस्पिटलाइजेशन होता हुआ नहीं देख रहे। अगर 500 केसेस हमने देखे हैं उसमें से 250 लोग जाहिरा जी वैसे हैं जिसको ट्रॉमा हो गया, कोविड टेस्ट किया पॉजिटिव आ गया, किसी को कैंसर था उसको टेस्ट किया पॉजिटिव आ गया। तो उनका प्रीडोमिनेंट कारण अस्पताल में खांसी जुकाम बुखार नहीं था, उनका कारण चेस्ट पेन था, उनका कारण किडनी की डिसऑर्डर थे जो पुराने चले आ रहे थे। तो इसका मतलब हमारे देश में समहाउ अभी तक पिछले 7 से 15 दिन के अंदर में हॉस्पिटलाइजेशन नहीं ज्यादा हुआ है। एक भी बंदा वेंटिलेटर पे नहीं है। टचवुड ऐसा ही बना रहे, भगवान इस पे नजर ना लगाए। बट मैं मेघला जी से जानना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो भयानक आंकड़े अमेरिका से आते हैं और पूरा मीडिया उन आंकड़ों को देख के हिंदुस्तान पे रेप्लिकेट करता है, जैसे वीके पॉल साहब ने कहा कि हमारी जनसंख्या 4 गुना कम है, आज 4 गुना ज्यादा है इंग्लैंड से, और वहां पे अगर इतने केसेस हैं तो 14 से 20 लाख केसेस आएंगे। कल आईआईटी की स्टडी कहती है कि 6 लाख 8 लाख केसेस आएंगे। तो मैं ये अभी तक नहीं समझ पा रहा कि अमेरिका में इतनी वैक्सीनेशन, इतने बूस्टर, इतने बच्चों बिल्कुल डॉक्टर भार्गव, हम जानेंगे ये डॉक्टर मेखला से। डॉक्टर भार्गव पूछना चाह रहे थे आपसे कि क्या वजह है जो अमेरिका में इतना ज्यादा आंकड़ा पहुंच गया है, 9 से 10 लाख की तादाद आ रही है, वैक्सीनेशन भी वहां पर पुरजोर तरीके से जारी है, क्या रीजन है इसके पीछे हो सकता है? सर ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसके 2-3 भाग में मैं आंसर करना चाहूंगी। सबसे पहले जो यूएस है वो अपनी इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ जा रहा है। सो व्हाट इट्स आस्किंग इज कि आप वापस आओ, ऑफिस में काम करना करो। इसका मतलब है कि आप सारे एम्प्लॉयज को टेस्ट करेंगे। कंपनीज लाइक गूगल, एप्पल, ये लोग हर हफ्ते आपको किट भेजते हैं घर पे टेस्टिंग करने के लिए। तो क्या हो गया, आपकी टेस्टिंग बढ़ गई है। यूएस चाहता है कि स्कूल खुल जाए वापस, तो जो भी स्कूल रिलेटेड स्टाफ है, बच्चे हैं, उनकी टेस्टिंग बढ़ गई है, वरना आप स्कूल नहीं आ सकते। तो जैसे सर ने पहले मेंशन किया कि टेस्टिंग जब बढ़ेगी तो आपका डेटा ऑब्वियसली स्क्यू होएगा, क्योंकि इट्स जस्ट द बायस ऑफ इट। तो एक पार्ट तो ये है, इसलिए आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं, बिकॉज जस्ट सिंपल फैक्ट कि आपकी टेस्टिंग हर जगह बढ़ गई है, मैंडेटरी हो गया, हॉस्पिटल वर्कर्स के लिए मैंडेटरी हो गई है। दूसरी बात ये है कि वैक्सीनेशन या नहीं वैक्सीनेशन, जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो आपका अभी भी कम है, दिख रहा है कि बढ़ रहे हैं, बट इट्स फ्रॉम अदर थिंग्स, जैसे कि विंटर मंथ्स में जैसे नॉर्मल आपको बाकी खांसी जुकाम है, आरएसवी है, इन्फ्लुएंजा है, एंड कोविड इज अ इंसिडेंटल फाइंडिंग। ठीक है, कोई हार्ट अटैक से आ रहा है जैसे उन्होंने मेंशन किया, या कोई और चीज से आ रहा है, सर्जरीज के लिए आ रहा है, तो कोविड आप प्रोटोकॉल में हमेशा टेस्ट करेंगे ही करेंगे, कोई भी सर्जिकल पेशेंट के लिए फॉर एग्जाम्पल। तो उसमें भी अगेन आपका पॉजिटिव रेट आ जाता है। तो इन 2-3 चीजों की वजह से आपका जो ये डेटा है बहुत ही स्क्यूड है, बायस्ड है, तो इसलिए आपको जो ये स्पाइक्स दिख रही हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में, बिकॉज दे आर गोइंग टूवर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ रिकवरी। स्टाफ शॉर्टेजेस हो रही हैं,
ऑफिस में लोग कम आ रहे हैं, तो क्या इसका आंसर क्या करते हैं? एज अ रिस्पॉन्स दे विल जस्ट कीप टेस्टिंग, होम किट्स में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए आपके नंबर आपको थोड़ा बहुत स्क्यूड दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पीपल आर नॉट सिम्टोमेटिक या हो रहा है, एवरीबडी इज गेटिंग इन्फेक्टेड और ये सबको ऑलमोस्ट इफेक्ट करके ही रहेगा। बहुत मुश्किल है इससे बचना, एज आई मेंशन, बट थैंकफुली इसकी सिवियरिटी अभी भी कम है, डेथ रेट बहुत कम है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर भार्गव, तो जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर मैकला ये कहा कि इनके यहाँ टेस्टिंग बहुत ज्यादा हाई लेवल पर हो रही है, स्कूल खोलने की तैयारी है, ऑफिस खुल रहे हैं, ये एक बड़ी वजह है, लेकिन हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा टेस्टिंग नहीं है और लोग भी जब तक सिम्टम्स नहीं होते हैं टेस्ट नहीं करवाते हैं। ऐसे मेरे भी काफी जानने वाले हैं, थोड़े बहुत सर्दी खांसी जुकाम में टेस्ट नहीं करवाते हैं, तो ये एक बड़ा रीजन है कि भारत में उस लेवल पर नहीं सामने आ रहे हैं केसेस, जबकि वाकई में अगर हम सबके टेस्ट करवाएं तो और भी ज्यादा आंकड़ा सामने आएगा और आश्चर्यजनक आंकड़ा हो सकता है वो। बिल्कुल जाहिरा जी, मैं पॉइंट यही बताना चाहता था कि हमारे देश में आईसीएमआर की गाइडलाइन उल्टा कह रही है कि आप कम टेस्ट करो, जबकि पूरे विश्व में कह रहे हैं कि टेस्ट करिए और टेस्ट करिए जी। खैर बहरहाल बात उसकी है कि अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव है, आप अपने आप को क्वारंटाइन कर सकते हैं और आप एक सेफ एनवायरनमेंट में सेफ तरीके से अस्पताल इंडस्ट्री को खोल सकते हैं, स्कूलों को खोल सकते हैं। देखिए जायरा जी, बहुत बड़ी बात है, देश में जब भी कुछ होता है तो सबसे पहला हथियार कहाँ चलता है? स्कूल बंद कर दीजिए, मॉल बंद कर दीजिए, रेस्टोरेंट बंद कर दीजिए। 2 साल की आर्थिक महामारी के बाद भी हमारी इकोनॉमी जब भी रिकवरी लेवल पे आने की बात करती है, हम फिर पीछे हो जाते हैं। तो जायरा जी, मैं ये बात उठाना चाहता था आपके चैनल के माध्यम से कि हमें टेस्ट ज्यादा करना चाहिए। टेस्ट करके हम लोगों को साइंटिफिक बेसिस के अनुसार अब चीजों को खोल देना चाहिए, क्योंकि अगले 2 हफ्ते में एटलीस्ट दिल्ली और मुंबई अपने पीक से निकल जाएंगे। ना लॉकडाउन की बात होनी चाहिए, ना पार्शियल लॉकडाउन की बात होनी चाहिए, ना इकोनॉमिक लॉकडाउन की बात होनी चाहिए, ना स्कूल के लॉकडाउन की बात होनी चाहिए। प्रिकॉशन, मास्क पे अगर आप इतना संदर्भ और इतना इम्प्लीमेंटेशन अगर मास्क पहनने पे लोगों को लगाएंगे, एजुकेट करेंगे, उनको स्ट्रिक्टली पालन करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि जितने इकोनॉमिक लॉस हो रहा है पीसीआर टेस्टिंग से और आपके वर्क फोर्स के ना आने की वजह से, आप उससे कई गुना कम पैसे में मास्क पहन के लोगों को बचा पाएंगे। तो मेरा निवेदन आज भी ये रहेगा, जहां से हम 2020 में चले थे उसी रास्ते पे आज भी है कि मास्क ही आपका सबसे बड़ा आभूषण है, आपकी सबसे बड़ी हथियार है, सबसे बड़ी ढाल है। उसको पहन के चलिए। ना ओमिक्रॉन करेगा, ना डेल्टा करेगा, ना बीटा करेगा, ना आने वाला डेल माइक्रॉन करेगा, कोई और वेरिएंट आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल, और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है ओमिक्रॉन के और भी वेरिएंट्स आ सकते हैं, ये म्यूटेट करेगा, तो इसलिए उससे भी बचने के लिए ये कदम हम उठा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है डॉक्टर भार्गव कि आम लोगों को भी ये चीज समझनी होगी, क्योंकि हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में लोग भी जो गाइडलाइंस है सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, और एक भारत में खासतौर से ये एक बड़ी वजह है इसके पीछे। क्या लगता है? जायरा जी, आपको देखिए, आप एक कोई परसिस्टेंट चीज नहीं कह सकते। वायरस पहली बार तो आया नहीं है। इन्फ्लुएंजा वायरस अनंत काल से हमारे साथ है, हर साल चेंज होता है, हर साल हम उसकी वैक्सीन बनाते हैं और हर साल देते हैं। हिंदुस्तान में बलि चलन नहीं था। माइकला जी बैठी हुई है, ये बताएंगी कि हर साल अमेरिका में 30-35 हजार लोगों की मृत्यु हर साल इन्फ्लुएंजा से होती है। शायद हमने कभी उसका रिकॉर्ड नहीं रखा, इसलिए हमको नहीं पता कि हमारे देश में कितनी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस से मृत्यु होती है। अमेरिका का अगर आप डेटा देखें विकिपीडिया पे जाके, तो आप देखेंगे हर साल 30,000 से लेकर 50,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये बीमारियां कहीं नहीं जाने वाली। आपको मास्क पहन के रखना है, आपके नए वेरिएंट का ध्यान रखना है, उसके अगेंस्ट में वैक्सीन बनानी है शोध के माध्यम से, और अपने साथ में बॉडी की इम्यूनिटी को बिल्डअप करना है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी है, जो कमजोर होगा उसे वायरस एलिमिनेट कर देगा। तो लोग जिस दिन, क्योंकि बार बार आम आदमी, आम जनता को ऐसा लगता है जायरा जी कि शायद 1 फरवरी आएगी, 10 मार्च आएगी, जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे उसके साथ में वायरस भी गायब हो जाएगा। ऐसा वायरस कहीं नहीं जाने वाला। सरकारें भले ही 5 साल में बदलती हो, वायरस 500 साल तक यही रहेगा आपके साथ। जी बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करना। यहाँ पर हम सभी को सबसे ज्यादा काम अपनी इम्यूनिटी पर करना है, तभी हम बच सकते हैं, और आने वाले जितने भी म्यूटेंट्स होंगे वायरस के, तो उससे हम खुद को भी बचा सकते हैं और अपनों को भी बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का हमारी इस खास पेशकश में।
तो बिल्कुल अब देखने वाले बात यही होगी कि आखिर आने वाले दिनों में क्या स्थिति होती है। ये जो आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच चुका है भारत में, क्या और भी ज्यादा ये बढ़ता है या फिर कम होती हुई हमें इसकी संख्या देखने को मिलेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।